बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 26 जुलाई है साल 2020। सदारती निज़ाम का मुल्क में नफाज का बाज़ाब्ता फैसला हो चुका है। ये फैसला किसने किया है, एक सीनियर तजिया नगार ने इस हवाले से खबर दी है, उसकी डिटेल में आपके सामने डिस्कस करूंगा। और इसके साथ ही हम देखेंगे कि बिलावल जरदारी आजकल इमरान खान के बुग़्ज़ में क्यों हवास बाख्ता है, उसकी परेशानी की वजूहात क्या हैं, और 2 सालों के अंदर पीटीआई की हुकूमत ने क्या खोया क्या पाया, इस पर भी आज डिस्कस करते हैं। एक तो कुछ साथियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें, चूँकि मैं समझता हूं कि आज की वीडियो इंतहाई अहमियत की अमल है और ज़रूर आप आखिर तक देखिए। एक जो बयानियाँ बिल्ड करने की कोशिश की जाती है वजीफ़ा खोर सहाफ़ियों और जो कुछ अपोजिशन पार्टीज़ हैं कि ये हुकूमत सेलेक्टर ने बनाई, धांधली हुई, मैं समझता हूँ ये इंतहाई फजूल किस्म की बात है। अगर धांधली हुई होती तो आप अदालतों में जाते, आप एहतजाज करते। आज तक कोई सबूत ना वजीफ़ा खोर सहाफ़ी ना अपोजिशन पार्टीज़ इस हवाले से दे सकी हैं, बल्कि चंद ऐसे बेज़ाब्तगी के वाक़यात अमूमन इलेक्शंस में होते हैं, वो चंद एक फोटो जाई है, उसके अलावा कोई सबूत अपोजिशन और वजीफ़ा खोर सहाफ़ी तमाम तर इमरान खान के बुग़्ज़ और दुश्मनी के बावजूद नहीं दे सकी। इसका मतलब है इलेक्शन जो है वो फेयर एंड फ्री हुआ है। अब हम आते हैं अगली बात की तरफ कि पीटीआई की जब हुकूमत आई है तो इसको मुश्किलात कौन कौन से थे, ये जब तक आप नहीं समझेंगे उस वक्त तक गैर जनबदाराना आप तज्ज़िया नहीं कर सकते। एक तो जब पीटीआई की हुकूमत की सबसे बड़ी जो परेशानी बनी वो ये है कि ये एक कमज़ोर हुकूमत है, ये इत्तेहादियों पर मुश्तमिल हुकूमत है, जो ब्लैकमेलिंग करते हैं वो आपके सामने है। फिर मकरूज मुल्क इसके हवाले किया गया जो डिफ़ाल्ट होने के करीब था। तो इमरान खान की हुकूमत के लिए सबसे पहला चैलेंज मुल्क को डिफ़ाल्ट होने से बचाना था। ये भी एक अजीब किस्म का यानी सूरत हाल थी। फिर इस मुल्क के तमाम इदारे वो पिछले 40 सालों के अंदर अपाज कर दिए गए हैं, नाकारा कर दिए गए हैं, और वो अपने फंक्शन सही तरीके से नहीं अदा कर रहे थे। कमज़ोर अदालती निज़ाम जो अमीर को रिलीफ देता है, गरीब को धक्के देता है, ये भी आपके सामने है। फिर नैब की ड्रामेबाजियां जिस तरह पहले चल रही थी और अब भी आप देख रहे हैं। पीटीआई की ग्रुप बंदी ने भी बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। सियासी ब्यूरोक्रेसी यानी भर्तियां हुई हैं सियासी, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग और पूरा जो यानी ये अशराफिया के हिस्सा बनकर ब्यूरोक्रेसी मुल्क को लूटने के अंदर मसरूफ़ है। एस्टेब्लिशमेंट का किरदार भी इसके अंदर इंतहाई अहमियत का अमल रहा है, जिन्होंने नवाज शरीफ को छुट्टी पर भेजा, आसिफ जरदारी को बाहर निकाला। मैं समझता हूँ ये भी एक किरदार हमेशा पाकिस्तान की सियासत में रहता है। कोरोना की वबा ने बहुत मुश्किलात पैदा की हैं। मीडिया की वजीफाखोरी बंद होने की वजह से पहले दिन का मीडिया मुखालफ है। ये 10 बातें मैंने आपके सामने रखी हैं और ये मुख्तसर, मैं चूँकि बहुत सारी चीज़ें छोड़ रहा हूँ तो आप खुद इस पर सोच सकते हैं। अब कौन से चंद एक अच्छे काम पीटीआई की हुकूमत ने किए हैं और आगे होने जा रहे हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। करंट अकाउंट खसारा, जब ये अरस्तु और अफलातून की हुकूमत ने ये इक़्तिदार छोड़ा तो 20 अरब डॉलर का था, जो अब सिर्फ 3 अरब डॉलर रह गया है। बिलियन ट्री सुनामी मनसूबा ज़बरदस्त रहा, पूरी दुनिया में तारीफ की गई। एहसास कफालत प्रोग्राम, इसको वसअत दी गई, मजीद लोगों को पैसे दिए गए, कोई एतराज़ आज तक जो है वो नहीं कर सका अपोजिशन का। पनाहगाहें बनाई गई गरीब लोगों की, मजीद ज़्यादा उनके अंदर इजाफा किया जा रहा है। सी पैक के मनसूबों को तेज़ किया गया, जिसकी वजह से अब लोगों के रोज़गार, लाखों लोगों के रोज़गार में इजाफा होगा। दरामदात में जो है वो कमी की गई और बरामदात में इजाफा किया गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसका मैंने आपको बताया था कि 28 पॉइंट्स इसके अंदर इजाफा हुआ है। करप्शन का कोई बड़ा स्कैंडल इस हुकूमत के दौरान आप इमरान खान पर और किसी शख्स पर नहीं आया। खारजा अमूर के अंदर इतनी बड़ी कामयाबी है कि पर्ची वज़ीर आज़म के होते हुए जिस तरह हम बदनाम थे, डू मोर के मुतालबात होते थे, अब जहां भी हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता है वो एक तो किसी मुल्क में फजूल जाता नहीं है। जिस तरह पहले वज़ीर आज़म 262 दिन अयाशियों के अंदर उड़ाकर दौरे कर रहा था, ज़रूरी हो तो जाता है हमारा प्राइम मिनिस्टर, और जब जाता है तो पाकिस्तान के इज्जत और वक़ार में इजाफा करता है। कश्मीर के हवाले से मोदी को जिस तरह लिताड़ा है ये भी आपके सामने है। और अगर अपोजिशन जमातें समझती हैं कि पाकिस्तान को कश्मीर की आज़ादी के लिए हमला कर देना चाहिए, तो अभी तक कोई उनकी तरफ से इस तरह की डिमांड असम्बली के फ्लोर पर नहीं आई है। अब कामयाब जवाब प्रोग्राम, हुनरमंद नौजवान, इस तरह के कई प्रोग्राम्स जो हैं ये एक पॉजिटिव हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स जिस तरह चाइना के साथ मिलकर बन रहे हैं, ये ज़बरदस्त काविशें हैं इस हुकूमत की। अब जहां पर नाकामी है वो मैं भी आपको बताता हूं चंद एक। सबसे बड़ी इस हुकूमत की जो 2 सालों के अंदर नाकामी है वो है जरदारी माफिया, शरीफ माफिया और चोर डाकू लुटेरे, उनका एहतसाब नहीं हो सका, और वो अभी जेलों के अंदर नहीं बल्कि
बह रहे हैं। ये सबसे बड़ी एहतसाब ना हो सकना, ये इस हुकूमत की नाकामी है। माफिया जो है उनका कंट्रोल कमज़ोर नहीं हो सका, इस पर भी जो है वो हमें देखने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी नाकामी है। महंगाई हुई है ज़ाहिर है उसकी माफिया की उस कार्टेल की वजह से, जिसका आम आवाम बहुत ज़्यादा इस हवाले से तकलीफ महसूस करती है। तालीम और सेहत के मैदान में कोई बड़ी इनकलाबी तब्दीलियाँ ये सूबाई हुकूमतें नहीं ला सकी। करप्ट लोगों का एहतसाब मैं जिक्र कर चुका हूँ। मुअस्सर कानून साजी भी इस तरह की नहीं हुई। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर पा रही। ये एक बहुत बड़ी चंद एक नाकामियाँ हैं। अब इसको देखना है कि अगले जो अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं पिछले 6-8 महीने की पीटीआई की हुकूमत की, वो ज़बरदस्त हैं। उम्मीद करते हैं कि ये निज़ाम बेहतरी की तरफ जाएगा। अब हम आते हैं सदारती निज़ाम की तरफ। सदारती निज़ाम की तरफ दो तरह के बयानी है पाकिस्तान में। एक तो ये है कि इस पर डिस्कशन करनी ही नहीं चाहिए चूंकि ये हो ही नहीं सकता। एक ये है कि इसको डिस्कस ज़रूर करते रहना चाहिए और उम्मीद का दिया कभी बुझना नहीं चाहिए। मेरा ताल्लुक इस दूसरे बयानिए से है। उसकी वजह यह है कि ये पार्लिमानी निज़ाम डिलीवर करने में नाकाम हो गया। ये ब्लैकमेलिंग का निज़ाम है। इसके अंदर जिस तरह अभी इमरान खान जैसा ईमानदार आदमी वो तमाम तर कोशिशों के बावजूद फंस गया है, उसके पास कुछ अख्तियारात नहीं है। जिसको वो अफसर को निकालता है वो जाकर अदालतों के अंदर से स्टे ले लेता है। माफिया जिसको पकड़ता है वो अदालतों से स्टे ले लेता है। पूरा जो ये निज़ाम है पार्लिमानी, ये इस तरह के माहौल पर मबनी है। तो पार्लिमानी निज़ाम जो है ये पाकिस्तान के लिए सूटेबल नहीं है। अब जिस तरह नैब की कमेटी बनी है, काश हमारे ये सियासतदान यानी अपोजिशन और हुकूमत मिलकर ये भी सोचें कि इस पार्लिमानी निज़ाम ने इस मुल्क को क्या दिया है और सदारती निज़ाम लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, इस पर भी कमेटी बनवाने की ज़रूरत है। लेकिन आवाम जितनी देर तक बेदार नहीं होगी ये मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। बहरहाल एक तजिया निगार है बड़े मारूफ हारून रशीद साहब, उन्होंने ये दावा किया है कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि मुल्क में सदारती निज़ाम नाफज होगा। इस हवाले से अगरचे बहुत सारी रुकावटें आएंगी मगर वो रुकावटें दूर की जाएंगी। अब ज़ाहिर कुछ लोग कहेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट कौन होती है ये फैसले करने वाली, ये बात भी आपकी सही है। लेकिन जहाँ पर सियासतदानों को मुल्क की इज्जत गैरत वकार का ख्याल हो वहाँ पर तो फंक्शन जो है वो सियासतदान ही करते हैं। अभी तो ज़ाहिर है ये चीज़ें समझे तय हो गई हैं, लेकिन इसके लिए माहौल चाहिए। अब होता क्या है, जो लोग कहते हैं कि सदारती निज़ाम नाफज नहीं हो सकता, ये मैं समझता हूँ इंतहाई मायूसी वाली बात है। नाफज हो सकता है। अवाम जो है उनके लिए रियासतें बनाई जाती हैं। रियासत जो है वो अब यानी समझे अवाम रियासत के लिए नहीं होती। अब मैंने आपको बताया था एक वीडियो के अंदर, जो ये सियासतदान हैं ये नहीं चाहेंगे कि सदारती निज़ाम आए। सदारती निज़ाम ज़रूरत है आम आदमी की, अवाम की। अब बाद लोगों ने सवाल किया जी अगर सदारती निज़ाम में जरदारी सदर बन गया तो फिर क्या करेंगे। ये आपका जेन्युइन सवाल है। एक तो इस सतह पर जो है वो करप्शन नहीं होगी। अगर जरदारी भी 4 साल 5 साल अगर हुकूमत करेगा तो अगली मर्तबा आपके पास ऑप्शन होगा कि आप किसी अच्छे बंदे को लाएं। अगर अच्छे बंदे को लाएंगे तो 5 साल के अंदर वो डिलीवर करेगा तो आप दोबारा उस पार्टी को वोट कर सकेंगे। और ये वो अगर 5 साल के बाद वो ये नहीं कह सकेगा कि जनाब मुझे मौका नहीं, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था, मेरे साथ ये हो रहा था। अब इसके लिए 2/3 अक्सरियत असम्बली की चाहिए। रेफरेंडम के जरिए ये निज़ाम आ सकता है, लेकिन रेफरेंडम के लिए अवाम को सड़कों पर निकलना पड़ेगा। अवाम अगर ये साथ साथ डिस्कशन जारी रहे, जैसे अभी मैं वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहा हूं, आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से किसी लड़के का ताल्लुक है, किसी दोस्त का, तो वो वहां पर डिस्कस करें। तबादला ख्याल होना चाहिए कि भाई क्यों नाफज नहीं हो सकता। ये कोई कुरान और सुन्नत के अंदर जो है वो नास से साबित है ये निज़ाम कि हमने पार्लिमानी निज़ाम के साथ बंधे रहना है और यहाँ पर जरदारी और शरीफों ने हमारे ऊपर चढ़ दौड़ना है और ये इक़्तिदार जो है वो लेकर पूरी कौम को गुलामी का ठेका हमने इनको नहीं दिया। हमने देखा यहाँ पर ये पार्लिमानी निज़ाम पिछले 10 साल से लगातार चल रहा है, 12 साल से। पहले आप डिक्टेटरशिप की बात दरमियान में कर देते हैं, तो मुझे बताइए इस जरदारी ने, नवाज शरीफ ने कौम को क्या दिया है? अभी तक अपनी रसीदें नहीं दे सके, करप्शन की बिना पर गए और उनको बचा भी लिया गया। ये है वो असल में निज़ाम। अब अवाम को सड़कों पर निकलना है। अगर इमरान खान तमाम तर दयानतदाराना काविशों के बावजूद, कोशिश के बावजूद अगर अवाम को डिलीवर नहीं कर सकता और करप्शन भी नहीं करता, आपको इल्म है, कोशिश कर रहा है अवाम की बेहतरी की, अगर ब्लैकमेल होता है और माफिया ताकतवर होते हैं, तो फिर ये तय करना पड़ेगा कि नेक्स्ट सदारती निज़ाम के लिए अवाम को सड़कों पर पुरअमन तरीके से मुतालबात लेकर निकलना पड़ेगा। और ये अगले आइंदा 6 महीनों के अंदर
اس کا فیصلہ ہو جانا ہے، اور جس طرف بھی پاکستان نے نیکسٹ جانا ہے، یا تو مریم اور بلاول کی غلامی میں اس قوم نے جانا ہے، یا ایک نئے نظام کی جد و جہد کی طرف لوگوں نے آنا ہے، پرامن طور پر مطالبہ کرنا ہے، اور جب عوام چاہے گی تو پھر آئین بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر اسمبلیاں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، چونکہ عوام جو ہے وہ منتخب کر کے جب بھیجتی ہیں تو وہ ڈائریکٹ جب عوام لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکلے گی تو یہ تبدیلی آئے گی۔ لہذا اس موضوع کو ختم نہیں ہونا چاہیے اور یہ کام ضرور ہوگا۔ ابھی ایک اعصابی جنگ ہے اور یہ اعصابی جنگ جیتنی ہے۔ عمران خان ناکام ہو گیا، یہ وہ ہو گیا، اور وہ چور اور ڈاکو لٹیرے جن کو کرپشن کا کوئی حساب نہیں دے سکے، اب وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جناب اب زرداری کا بیٹا لوگوں کو بتا رہا ہے، آپ اندازہ کر لیں کہ جناب یہ ہونا چاہیے۔ اب بلاول جو ہے اس کو پریشانی کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بلاول کی ایک پریشانی یہ ہے کہ 2 سال اس حکومت کو ہو گئے اور یہ حکومت اب روڈ پہ چڑھ گئی ہے، سمجھے تبدیلی کے روڈ پر اس کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ اگر یہ 6 مہینے 8 مہینے سال اگر مزید ٹک جائے گی تو لوگوں کو یہ تبدیلی نظر آنا شروع ہو جائے گی، تو اس کے بعد ہماری چھٹی ہو جائے گی۔ لہٰذا ابھی سے شور اور وویلا کرنا بڑا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زرداری کے کیسز فرد جرم کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں، اگر چارج فریم ہوتا ہے تو ٹرائل شروع ہوں گے، اس وجہ سے بھی ان اداروں پر پریشر ڈالنا بڑا ضروری ہے، نیب پر پریشر ڈالنا، اور آپ یہ ساری چیزیں اب تیزی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ پھر سندھ کے اندر کوئی اچھی پرفارمنس ان کی حکومت نہیں دے سکے، توجہ اگرچہ پنجاب چکے عمران خان بیسیکلی اس لیے عمران خان پر تنقید ہوتی ہے کہ عمران خان نے دعوے بڑے بڑے کیے ہیں، ورنہ اگر پیرامیٹرز دیکھے جائیں تو پہلے سے حکومت کے کئی کام اچھے ہیں، یعنی پہلے تو بالکل ملک کا دیوالیہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اب اس طرح آپ دیکھیں کہ اپوزیشن میں پھر قیادت کا جھگڑا ہے، اب بلاول چاہے گا کہ وہ زیادہ پرومیننٹ ہو، شہباز شریف جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہے، آپ دیکھیں جس طرح شہباز شریف گندا ہو رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے جی۔ پھر بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ سے بلاول اور اس جو گھرانہ ہے یہ ان کے تعلقات ہیں، ان کی نظروں میں اچھا بننا ہے، خبروں میں رہنا ہے، ان رہنا ہے، اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے، لانچنگ اس کی ہوئی ہے۔ اور پھر صدارتی نظام کی جس طرح بازگشت ہے، آپ کو پتہ ہے یہ بھی خطرہ ہے، جس طرح فضل الرحمان کی اے پی سی میں ڈسکس ہوا، شیری رحمان نے ڈسکس کیا، اور بھی لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، یہ خطرات بھی ہیں۔ تو اب یہ تمام تر معاملات کے اندر بلاول حواس باختہ اس وجہ سے ہیں کہ ہمیں جلد از جلد ایک بڑی تحریک برپا کرنی ہے، وظیفہ خور صحافیوں کا جو پورا ریلا ہے وہ ان کے ساتھ ہے، لہذا وہ عمران خان کے جو پازیٹو کام ہے ان کے اندر بھی رکاوٹ ڈالنی ہے۔ اس کی زندہ مثال ابھی گلبوشن کے حوالے سے جو آرڈیننس آیا ہے، وہ آرڈیننس کے اندر جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ہم عدالت میں چیلنج کریں گے، تو کوئی ایک بھی پازیٹو کام نہیں کرنا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر وہ عمران خان کے خلاف تحریک چلائیں گے تو سندھ حکومت کی کارکردگی، نہ میڈیا کا فوکس ہے، وہاں جس طرح کتے کاٹ رہے ہیں، ویکسین بھی نہیں ہے، تھر میں بچے مر رہے ہیں، لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، سیاسی رشوت اور سفارش کے بغیر پورے سندھ میں کوئی کام نہیں ہوتا، گندم چوری ہو جاتی ہے، کوئی علاج کی سہولت نہیں ہے، ہر طرف گدے اور بھینسیں بندھی ہیں سکولوں کے اندر۔ یہ ساری چیزوں سے میڈیا توجہ ہٹا کر صرف عمران خان پر فوکس کرے گا، یہ بیسیکلی ان کا جو ہے وہ مدعا ہے اور یہ حواس باختگی کی وجہ ہے۔ لیکن عمران خان چونکہ کوئی غیر مقبول لیڈر نہیں ہے، عوام اگرچہ کچھ خامیاں ہیں اس کی طرف نشاندہی کی ہے، وزیر اعظم بھی تیزی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جو منصوبہ ہے اپوزیشن کا، آل پارٹیز کانفرنس بھی اگر ہوئی تو ناکام ہوگی اور کوئی آگے تحریک بھی برپا نہیں ہو سکے گی، یہ پہلے ہی وقت سے سارا فلاپ ہو چکا ہے۔ اور امید کرتے ہیں پھر بھی اس پارلیمانی نظام کے اندر بھی کہ عمران خان بہت کچھ ڈلیور جو ہے کرنے میں کامیاب ہوگا۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔